गुड मॉर्निंग पंकज, नरेंद्र, मुनी, ऋषभ, कुशल, फलक, पंकज, जैकी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग आकाश, पंकज, गौतम, छोटू, दिव्या, अमरेंद्र, राहुल, सैफी, शुभम, विनय, सत्यजीत, सपना चौधरी। गुड मॉर्निंग अभिषेक, मोहम्मद, नमस्कार नमस्कार। ईशा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सचिन, प्रभात, कार्तिक, भाई भाई इतनी स्पीड से नाम आ रहे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बेसिकली, पर फिर भी आप सभी का स्वागत है, आप सभी को नमस्कार और आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा मैं करियर विल ऐप पर। गुड मॉर्निंग अफजल, गुड मॉर्निंग सुनील, जितेंद्र, धनंजय, पंकज, नरेंद्र, कनिका जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी बच्चों? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग धीरज, गुड मॉर्निंग प्रखर, गुड मॉर्निंग हरीश, गुड मॉर्निंग आरोहन। हेलो बच्चों, हेलो। वेरी नाइस प्राची, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रिंस, शाबाश। गुड मॉर्निंग उमर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। थैंक यू सर फॉर द ट्विटर कैंपेन। अरे आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं बेटा, टेंशन मत लो। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पढ़ने पढ़ाने के बारे में कहानी शुरू कर लेते हैं और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए पिछली क्लास से हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने केसेस के बारे में बात की थी और नाउन के अलग अलग केसेस से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें सबसे पहले हमने समझा सब्जेक्टिव केस, इसका असली नाम होता है नोमिनेटिव केस, ठीक है। दूसरी बात हमने समझी ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। कुछ याद आ रहा है बच्चों? फिर उसके बाद हम लोगों ने कहने का काम किया कौन सा केस है, वोकेटिव केस, यानी कि जिसको हम बोल रहे होते हैं उसका नाम लेना, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं कनिका यू केम लेट, तो ये सेंटेंस जिसको बोला जा रहा है उसका नाम है कनिका। बात समझ रहे हैं? आप इसे यहां से हटाकर, दोस्तों आप इसे यहां से हटाकर अगर चाहें तो आप इस लिखी हुई बातचीत में कनिका को यहां से हटाकर सेंटेंस के आखिर में रख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारा वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव केस हम उसकी बात करते हैं जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसका नाम वोकेटिव केस कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये हो गई हमारे पास दूसरी बातचीत। फिर हम लोगों ने अपनी बातचीत शुरू की थी एक केस से, जिसे हम कहते हैं बच्चों पॉजेसिव केस। ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा शुरू हुआ और पॉजेसिव केस के शाब्दिक रूप की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है का, के, की। ये हमें बताने की कोशिश करता है किसी भी चीज के ऑनरशिप के बारे में या फिर किसी भी चीज के संबंध को बताने का काम करता है, ठीक है ना बच्चों। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में समझने का काम किया था। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू राखी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चों। अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम कर लेते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग के फर्क को समझा था। मैं सोच रहा हूँ 3 क्वेश्चंस लिख दूं, उसके 3 नहीं 4 क्वेश्चंस लिख दूं, आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है ना जी। आपके हिसाब से मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, एक बार फटाफट से मुझे बता दो बच्चों, इनमें से चारों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलो चलो फटाफट से एक बार मुझे बता दो, इनमें से कौन सा आपके मुताबिक सही है, कौन सा आपके मुताबिक गलत है।
शायद आप लोगों को कल की क्लास बहुत अच्छे से क्लियर है, इसलिए देखते ही आपने बताया कि किसी भी लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का हम यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिल्ली अपने आप में नेम ऑफ अ प्लेस है ना। नेम ऑफ अ प्लेस के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगाएं या ना लगाएं डिपेंड करता है आने वाले पोजेशन पर। अब ट्रैफिक है ही इंसानों का, ऑब्वियसली ट्रैफिक है ही अपने आप में इंसानों का, तो इंसान ने ट्रैफिक अगर बनाया है तो ये दिल्ली के साथ एपोस्ट्रोफी सही है। फॉरेस्ट इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, इसीलिए इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम, इसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे फॉरेस्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है बच्चों, जस्ट अ मिनट प्लीज। तो अगर हम इन्हीं की बातों को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी, तो आगे लिखा है द कोर्ट्स कंडक्ट। अब कंडक्ट का मतलब व्यवहार होता है, और व्यवहार इंसान का ही होता है, इसलिए ये भी अपने आप में बिल्कुल सही हुआ। ठीक है बच्चों, तो पॉजेसिव केस के सफर को अब इस बात से थोड़ा आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। ठीक है ना, कैसे काम करना है आओ थोड़ा सा समझते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग को समझा, और लिविंग और नॉन लिविंग के एक्सेप्शंस की बात हम लोगों ने की। अब हमारा जो जिक्र है वो नेक्स्ट कैटेगरी से आता है बच्चों, और जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे सामने, ये बेसिकली साउंड पर काम करती है। ये बेसिकली साउंड पर काम करती है। साउंड पर काम करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझने का काम करें बच्चों। और नियम ये कहता है कि कोई भी नाउन, बड़े ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, कोई भी नाउन, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो, ठीक है, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो, अगर इस लिखे हुए नाउन के अंत में एक साउंड है, कौन सी, एस, अगर इसके अंत में एस साउंड हमें नहीं आती तो हम पोजेशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल तैयार करते हैं चीजों को समझने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने थोड़ी देर पहले लिखा आपके सामने करण's ऑफिस, ठीक है भाई। अब करण को ध्यान से देखोगे तो करण के आखिर में एस की साउंड नहीं आ रही है, इसी के लिए हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेशन बता दिया। ठीक है, अगर मान लो मैं आपके सामने एक बचपन की घटना लिखता हूं, बचपन में हम अक्सर जाया करते थे एक खूबसूरत सी जगह पर, लिखा मैंने आपके सामने चिल्ड्रंस पार्क। लिखा है माने क्या चीज, चिल्ड्रंस पार्क। ठीक है ना भाई साहब, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चिल्ड्रन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो चिल्ड्रन है तो अपने आप में प्लूरल, लेकिन इसके आखिर में एस साउंड नहीं है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज हमने किया। अगर मान लो, चलो फिर से लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने आपके सामने लिखा मेंस वियर। आप ध्यान से देखोगे तो मैन अपने आप में है प्लूरल, आखिर में एस की साउंड नहीं, इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हमने मेंस वियर को ठीक लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक इसी के ऑपोजिट अगर हम समझने का काम करते हैं तो ठीक इसी के ऑपोजिट एक नियम सामने आता है कि अगर हम किसी भी नाउन की बात करें, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो, और इसके अंत में अगर हम लोगों को सुनाई देती है एस साउंड, अगर हमें इसके अंत में सुनाई देती है बच्चों एस साउंड, तो बच्चों इस एस साउंड की वजह से, इस एस साउंड की वजह से हम सिर्फ यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे, इसके बाद आने वाले एपोस्ट्रोफे के बाद एस को हम यूज नहीं करते हैं। और इसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना, इसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना क्या चीज, पोजेशन। ओहो, ठीक है भाई, इसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना पोजेशन। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक छोटी सी बात, चलो थोड़ा लाल से लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिखने का काम किया पारस कार। पढ़कर देखो ध्यान से, पढ़कर ध्यान से देखो बच्चों। आप अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे ना, ध्यान से, तो एक चीज समझ में आएगी आपको, क्या, कि अगर आप इसे बोल रहे हो तो पारस के बाद एपोस्ट्रोफी, क्योंकि इसके आखिर में पहले से ही एस की साउंड आ रही है, तो इसके बाद दोबारा से एपोस्ट्रोफी के बाद अगर हम एस लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे सामने एपोस्ट्रोफी के बाद आया हुआ जो एस है, ये बनाने की कोशिश कर रहा है हिसिंग साउंड।
ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सांप की आवाज प्रोड्यूस हो रही है ना। और जब ये साउंड हमारे सामने सांप की आवाज क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि इस तरह के शब्द को बोलते वक्त तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम इस एपोस्ट्रोफे के बाद एस को लगाते नहीं हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा हरीश हाउस, तो आप इसे ध्यान से पढ़कर देखोगे तो हरीश के अंत में एस साउंड आ रही है। जब एस साउंड आ ही रही है तो दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अच्छा चलो मैं अब आपके सामने एक छोटी सी बात लिखूंगा, सोच समझकर मुझे जवाब दीजिएगा। मैंने आपके सामने एक लिखी बातचीत, मैंने एक चीज और आपके सामने लिखी। इन दोनों में से कौन सी बात आपके हिसाब से ठीक है, पहली या फिर दूसरी? ध्यान से देखो बेटा, दोनों को ध्यान से देखकर मुझे बताओ इन दोनों में से आपके मुताबिक कौन सी बात सही चल रही है, या दोनों में से कौन सी बात सही है? तो आप बड़े ध्यान से समझने का काम करोगे तो चीजें समझ में आएंगी ना भाई। और बात क्या समझ में आएगी? अगर मैं यहाँ स्टूडेंट के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाता हूं, इसका मतलब एक स्टूडेंट की यूनियन, तो ये तो मूर्खता है। यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन हम कहते हैं एक समूह को, है ना। हम यूनियन कहते हैं तो स्टूडेंट से एक का यूनियन थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल गलत हुआ। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या कहा? स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या लगाया? एपोस्ट्रोफे। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये बहुत छोटी सी बात है। चलो इसी तरीके की दो बातें और लिख रहा हूं आपके सामने, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना जी। चलो बच्चों, एक और बात आपके सामने मैंने लिखी है। चलो ये तो लिखा ही है। दोनों में से कौन सी बात सही होगी? रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, दोनों में से कौन सी बात सही होगी? समझ आ गया बच्चों? तो बिल्कुल सिंपल सी बात आती है हमारे सामने, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हमारी समझ में आती है कि रेजिडेंट का मतलब तो सिंगुलर हुआ। अब किसी सिंगुलर रेजिडेंट की कोई एसोसिएशन थोड़ी होगी। एसोसिएशन तो तब होगी जब एक से ज्यादा रेजिडेंट की टीम रहे, तो यानी कि पहली बात गलत हुई, सेकंड करेक्ट हो गई, रेजिडेंट्स। तो बात इतनी सी समझ में आ रही है कि एपोस्ट्रोफे एस सिंगुलर के लिए यूज हुआ, और अगर एस लगे हुए के बाद एपोस्ट्रोफे तो हो सकता है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। समझ आ गई बातचीत भाई? इसको ध्यान रखना, ये साउंड वाला खेल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलो आगे लेकर चल लेता हूं अब आप लोगों को। इसी कैटेगरी से थोड़ा आगे अगर हम चलने का काम करें तो बचपन की एक बात याद आती है। स्कूल लेवल पर, स्कूल लेवल पर हम लोग जब पढ़ते थे बच्चों, जरा याद करो वो पुरानी बात। जब स्कूल लेवल पर हम पढ़ते थे तो स्कूल लेवल पर हम लोगों को इस तरीके की कुछ एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता था। एप्लीकेशन या लेटर लिखते थे जब भी हम लोग, तो इस तरीके की बात हम लिखते थे। आप जरा इन तीनों की तीनों बातों को ध्यान से देखकर बताओगे बच्चों, आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सी बात सही है? थैंक यू संचेत, थैंक यू खुशबू।
अगर हम इन सभी को ध्यान से देखने का काम करते हैं तो इस सभी की सभी बातचीत को समझने का काम करेंगे तो खेल समझ आएगा भाई। देखो ध्यान से, अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत में सिर्फ इस योर का अर्थ ढूंढने का काम करूं, अगर इस योर का अर्थ में समझने का काम करूं, तो इस योर का अर्थ निकल कर आ रहा है आपका। ठीक है भाई, क्या अर्थ निकल कर आया बच्चों? इस योर का मतलब समझता है हमें आता है आपका। लेकिन अगर हम अपोस्ट्रोफे एस के अर्थ को समझें तो इसका अर्थ निकल कर आता है का, के या फिर की, हाँ या ना? इसका अर्थ निकल कर आ रहा है क्या चीज? का, के या फिर की। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अब अब अगर इस हिसाब से हम इस एपोस्ट्रोफे एस के अर्थ को समझते हैं तो इसका अर्थ क्या निकला भाई? का। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो लिखा है जो हमारे सामने, यहां तो एक बार नहीं 2 बार पोजेशन बताया जा रहा है आप का है, हाँ या ना? तो इसे देखकर हमें ये समझ में आ गई होगी बातचीत कि भाई इस लिखी हुई बातचीत में किसी भी तरीके से एपोस्ट्रोफे एस का यूज हम नहीं कर सकते। ये तीनों के तीनों ही अपने आप में गलत हैं जी। ये तीनों के तीनों अपने आप में गलत हैं। इन तीनों के तीनों सेंस में कोई लेना देना नहीं है। फाइन। अब अगर समझा जाए तो इन सभी के सभी शब्दों को हम नियम बनाकर चलने की कोशिश करें तो इसे हम कहने का काम करते हैं बच्चों पोजेसिव केस। इसे हम कहने का काम करते हैं पोजेसिव केस। ठीक है ना जी? अब पोजेसिव केस के लिए अगर कहा जाए तो ये ऐसे शब्द हुए, ये चलो पहले शब्दों की लिस्ट बना लेता हूं तब जल्दी समझ में आएगा आपको। मैंने कहा माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये वो शब्द हमारे सामने हुए बच्चों जिन शब्दों के अंदर पहले से ही पोजेशन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे का यूज हम कतई नहीं करते। समझ में आ गई बातचीत बच्चों? ये पहले से ही बेचारे पोजेसिव्स हैं, इनके साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पेपर में अगर लिखा हुआ नजर आता है हर्स बैग या फिर अगर लिखा हुआ नजर आता है हर्स बैग, तो इन दोनों में से कौन सा सही कहोगे भाई? बताओ जरा, इन दोनों में से कौन सी बात सही कहोगे भाई? हैं जी? तो इन दोनों में कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पहले से ही जब पोजेशन है तो एपोस्ट्रोफे लगाना बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है बच्चों? अच्छा, यहां पर छिपी हुई बात एक और आती है, जरा इसको ध्यान से देखना भाई साहब। ठीक है ना? और बातचीत क्या छिपी हुई आती है? इस इट्स को हम लोगों ने इन दोनों रूपों में देखा है। इस इट्स को हम लोगों ने दोनों रूपों में देखा है। सवाल लिखता हूं फिर आपसे ही पूछूंगा। ठीक है ना जी? इन दोनों के क्या फर्क हैं? मैंने आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं, जरा इन चारों के चारों में फिल करके दिखा दो बेटा फटाफट से। चलो फटाफट से फिल करो।
शाबाश, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो अब मैं इनको थोड़ा सा आपके साथ मिलकर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ध्यान से समझना बच्चों, इन दोनों के दोनों शब्दों में क्या फर्क है। ये दोनों के दोनों शब्द इनफैक्ट क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखो अभी अभी हम मिलकर आए हैं इस इट्स के साथ। ये तो आप सभी के सभी लोग जानते हैं कि ये पोजेशन बताने का काम कर रहे हैं, यानी कि इनके अर्थ में कहीं ना कहीं का, के, की जैसा अर्थ छिपा हुआ है ना बच्चों। ये तो हम लोग समझ ही गए हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी तरफ अगर हम समझने का काम करते हैं बच्चों, तो दूसरी बात हमें समझ में आता है, ये जो इट्स लिखा है बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने क्या लिखा है, ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का अगर हम कहें अर्थ, सुमन बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, अगर कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ हम समझने का काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिलाना। मैंने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में मिलाना, ठीक है। जब हम इन्हें आपस में मिलाने का काम करते हैं बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आया, आपस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिलाना। तो इसी का अगर ऑपोजिट हम तैयार करते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, अलग अलग करना। फाइन, तो यही जो लिखा हुआ छोटा सा शब्द है ये इट इज हो सकता है, इट के साथ वॉज हो सकता है, इट के साथ जुड़ा हुआ हैज हो सकता है। समझ आई बातचीत। तो आपको अगर कंफ्यूजन होती है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है अपने आंसर्स बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं, उठाकर एक्सपेंशन सबसे पहले भरो। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की मैं बात करता हूं तो क्या ये कहना ठीक होगा, द बुक इज फेमस फॉर इट इज थीम। आप कहोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत हुआ। अब अगर ये कहना गलत हुआ तो इसका मतलब इट इज थीम ना कहकर क्या होना सेंसिबल हो गया भाई, इट्स थीम। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या ये कहना ठीक है, इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात कहना आपकी तरफ से बिल्कुल ठीक हो गया, इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू, तो इसका मतलब समझ में आ गया है क्या, इसका मतलब समझ में आ गया है कि ये कॉन्ट्रैक्शन का ही यूज कराएगा, ठीक है ना जी। आगे देखो सेंटेंस, शी सेड दैट इट वॉज हर फॉल्ट, तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, इसीलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्शन अपनी जगह सही है। आगे लिखा है द बैंक मेंटेन्स, क्या मेंटेन करता है, इसके नियम। तो यहाँ पोजेशन बताने की बातचीत हुई, इसीलिए क्या कहना शुरू हुआ, इट्स रूल्स, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट और फोर्थ में पोजेशन बताने का काम किया गया है, जबकि अगर हम समझें तो सेकंड और थर्ड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बताने का काम किया गया है। बच्चों ये कई बार पेपर्स में देखा जाता है, तो इसे समझने का काम करिएगा अच्छे से, ठीक है भाई। आओ बच्चों, एक अगली बात से आपको मिलाना चाहूंगा मैं, अब थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है। चलो आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से इसे पढ़कर देखें, ठीक है जी। अगर हम इन्हें थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हमारे सामने दो बातें लिखी हैं, लिखा है राहुल्स फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे, ठीक है भाई। एक बार इस बात को समझने के लिए दोस्तों, एक बार इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपके सामने कहूं A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, अगर मैं आपके सामने कहूं A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, तो मैथमेटिक्स की ये एक लीनियर इक्वेशन जो आती है A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देयरफॉर आई कैन से A इक्वल्स टू C, हाँ है ना, क्योंकि A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो कहा जा सकता है A बराबर है C के। अब यही वाला जो नियम अगर देखा जाए तो इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें कंफ्यूजन देता है, ठीक है ना जी। अगर हम इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखें तो यहां पर भी यही कंफ्यूजन हमारे सामने देता है, ठीक है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है कि राहुल के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगे कोई दिक्कत नहीं, फिर फ्रेंड के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगे कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखा है फादर। तो कंफ्यूजन ये हो रही है कि ये जो मरा है तो मरा कौन है, पापा, पिता, फ्रेंड, राहुल, या तीनों के तीनों मर गए, या ये तीनों के तीनों मर गए। माय डियर मधुर, आपका नाम इतना अच्छा है पर हरकत आपकी बिल्कुल छिछोरी है।
मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ और आप लगे पड़े हैं, मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ और आप लगे पड़े हैं वो क्वेश्चन पूछने में जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। मुझे अफसोस है ये देखकर कि आप आगे की चीज़ों को समझने की बजाय पिछली क्लास को ध्यान से देखते नहीं हैं और उसी के चक्कर में इस क्लास के अंदर बार बार अपने उस फर्जी कमेंट पर लगे पड़े हैं। मुझे अफसोस है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सुधर जाएंगे। ठीक है बेटा, मुझे अफसोस है इस बात का कि आप अगर सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो पढ़ने पे ध्यान लगाया करो, अपनी खुजली बाद में मिटवा लिया करो, ठीक है ना। कई बच्चे नहीं मानते हैं, फर्जीपना छोड़ते नहीं हैं, बस इन्हें ध्यान ये रहता है कि किसी तरह सर मेरा नाम ले दें। बेटा पढ़ ले, है ना। चलो, अब ये कंफ्यूजन हमारे सामने आती है कि इनफैक्ट मरा तो मरा कौन, राहुल मर गया, फ्रेंड मर गया, पिता मर गए, या फिर राहुल फ्रेंड और पिता को साथ देकर मर गया। तो इस कंफ्यूजन को अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो इस कंफ्यूजन को हम कहते हैं सीक्वेंशियल पोजेशन। तो बच्चों इसे हम कहने का काम करते हैं सीक्वेंशियल पोजेशन, ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल पोजेशन। अब सीक्वेंशियल पोजेशन क्या काम करता है थोड़ा सा देखो ध्यान से। अब सीक्वेंशियल पोजेशन का मतलब ये समझ में आता है कि कोई भी लिखा हमारे सामने नाउन है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, फिर इसके बाद एक और हमारे सामने नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसके बाद एक और नाउन हमारे सामने लिखा है। तो ये जो सीक्वेंस में पोजेशन आ रहा है ये हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो बच्चों, इस लिखे हुए छोटी सी बातचीत की इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, इस तरीके से लिखे हुए एपोस्ट्रोफे आपको हमेशा कंफ्यूज करने का काम करते हैं और इसीलिए हम इस सीक्वेंशियल पोजेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना जी, इसीलिए हम इसे हमेशा अवॉइड करते हैं और इस तरीके के रिपीटिशन का मीनिंग हमेशा डैमेज होता है। तो इसे ठीक कैसे किया जा रहा है, आओ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इसे ठीक करने के लिए हम सबसे पहले नाउन 3 का जिक्र सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आने वाले इस एपोस्ट्रोफे एस को यहां से हटाकर इसकी जगह हमने क्या लिखा बच्चों, ऑफ लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो बच गया है, ध्यान से देखना, इसके पास सिर्फ एक ही एपोस्ट्रोफे बचा है ना। जब इसके पास एक ही एपोस्ट्रोफे बचा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसको चुपचाप लिख देते हैं। बात समझ में आ गई भाई। अब इसी तरीके से अगर इम्प्रूवमेंट, मेरे दोस्तों, अगर इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट हम लिखे हुए इस सेंटेंस में करना चाहें तो इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट इस सेंटेंस में क्या बनता है, आओ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने लिखने का काम किया किस चीज को, फादर, कोई दिक्कत नहीं। इस एपोस्ट्रोफे एस के नाम पर हमने लिखा क्या चीज, ऑफ। इसके ठीक बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया राहुल्स फ्रेंड, और ये जो भी कुछ लिखा है इसमें कोई परेशानी नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। तो ये आपके सीक्वेंशियल जो पोजेशन होते हैं बच्चों, ये सीक्वेंशियल पोजेशन हमेशा गलत माने जाते हैं। अच्छा, मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं एक छोटा सा सेंटेंस, मैंने आपके सामने लिखा माय फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग was killed last week। आपके मुताबिक इस सेंटेंस में क्या करेक्शन होनी चाहिए, चलो बताओ फटाफट से। सर जी इस बार सीजीएल पार, बिल्कुल होगा भाई। सर आप ये बताओ कि पेपर में कैसे आते हैं आपके कॉन्सेप्ट, तो समझ, पता नहीं क्या लिख रहा है। ठीक है बेटा ये पेपर में नहीं आता, इसे पढ़ना छोड़ दो तुम। ठीक है, तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है याक थू अभी कुछ सीखने की बजाय इस लड़के को सीधा ये चाहिए कि पेपर में क्या आता है। तुझे पहले कुछ पढ़ा तो दूं तभी तो प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना भाई।
जब तक कुछ पढ़ा नहीं है तब तक क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। और इस लड़के के दिमाग में ये खुजली मची हुई है कि सर मुझे ये बताओ पेपर में क्या आता है, तो पेपर में बेटा ये नहीं आता, ठीक है ना। आप टाइम पास करने वाले कमेंट मत किया करो, ठीक है भाई। जो चीज पढ़ा रहा हूं बेटा ये सब चीजें पेपर में आती हैं, ठीक है ना। ये जो चीज पढ़ाई जा रही है सब चीजें ही पेपर में आती हैं, ठीक है ना। पेपर में कुछ नहीं आता तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ, गाना गा रहे हैं बेवजह कुछ भी। अब देखो बच्चों, माई फ्रेंड एपोस्ट्रोफेस वाइफ एपोस्ट्रोफेस डॉग लिखा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी भी क्या समझना, हम लोगों ने अभी भी एक बात समझी है क्या, सीक्वेंशियल पोजेशन हम कभी भी यूज नहीं करते, बात समझ रहे। तो सीक्वेंशियल पोजेशन की हम कभी भी बात ठीक नहीं मानते हैं, तो कैसे ठीक होना चाहिए ये चीज, ठीक है। आओ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आओ इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, डॉग, एपोस्ट्रोफेस को हटाकर ऑफ लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया फ्रेंड, ठीक है जी, माई फ्रेंड्स वाइफ, और आगे ये जो भी कुछ लिखा है ये सब कुछ एज इट इज, ठीक है भाई। यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। सर जरा इस मधुर को ब्लॉक करना फटाफट से, हाँ जी इस मधुर को हटाओ जरा। बच्चों एक बार मुझे बताने की कोशिश करोगे जरा, ये ज्वेल और ज्वेलरी में क्या फर्क बताया गया था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया बच्चों। एक बार फटाफट से मुझे बताना कि ये ज्वेल और ज्वेलरी में क्या फर्क होता है, बताना मेरे बच्चों। ये मधुर नाम का एक लड़का है या लड़की है ये नहीं पता, ये मधुर नाम का बच्चा जब से क्लास शुरू हुई तब से ये ज्वेलरी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है ये बार बार ये लिख रहा है। क्या ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था बच्चों, बताना बच्चों, क्या ये मैंने डिस्कस किया है, हाँ या ना। चलो सभी को याद है, पिछली क्लास में ये चीज मैंने आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस की है। और मधुर नाम का एक बच्चा है जो एक भी चीज को पढ़ने पर ध्यान नहीं लगा रहा है और लगातार ये लिखता जा रहा है कि इन दोनों को क्या डिफरेंस बताएं, इन दोनों को क्या डिफरेंस बताएं। तो अब आप एक बात बताओ बच्चों, ऐसे बच्चे को जो अपनी पिछली क्लासेस को ध्यान से नहीं पढ़ता, ऐसे बच्चे को क्या सजा मुकर्रर की जाए, बताओ जरा मुझे फटाफट से, ऐसे बच्चे को क्या सजा मुकर्रर की जाए। बताओ भाई जरा इसको क्या सजा दी जाए। लो भाई सारे बच्चे कह रहे हैं इसे ब्लॉक कर दिया जाए। अब तू बता बेटा मधुर तेरा क्या किया जाए। पढ़ते नहीं है किसी भी चीज को, समझते नहीं है। अरे पिछली क्लासेस को तो ध्यान से देख लो मेरे भाई, क्लासेस को ध्यान से देखते नहीं। ये आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और जुल के साथ ERY जुड़ते ही ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, खत्म बात। पढ़ते ही नहीं है, हर बार पता नहीं, मैं बार बार एक चीज थोड़ी बताऊंगा बच्चों, अपनी क्लास को ध्यान से देखो। नहीं ध्यान से देखोगे आज की क्लास 10 दिन बाद फिर से पूछोगे। चलो भाई यहां तक बात हमारी समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना। चलो आगे चल लेते हैं, एक अगली बात से मैं मिलाता हूं, चलो। जो बच्चे क्लासेस में ध्यान नहीं रखते हैं ना, जो ध्यान से नहीं सुनते हैं, उन लोगों के कभी भी डाउट्स खत्म नहीं हो सकते, ये याद रख लेना मेरे भाई। उनके डाउट्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं, चीजों को समझना ही नहीं है। जो लोग ध्यान से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उन लोगों के साथ हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है जी।
अब एक और आगे हमारे सामने विज्ञानी इंसान कहता ध्यान नहीं रहता, जरूरी थोड़ी है सबका सेम दिमाग हो। मेरे बेटे पेपर सबका सेम होगा, और आप ये एक्सक्यूज करने छोड़ दो, ये एक्सक्यूज अपने दिमाग से निकाल दो कि जरूरी नहीं है सेम दिमाग हो, आपको सेम तरीके से सीखना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, आप ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो कि किसी इंसान के लिए पेपर कोई आसान नहीं आने वाला बेटा। ठीक है ना, पेपर वाला बिल्कुल किसी के लिए रहमदिली नहीं रखता, समझ रहे हैं? किसी के लिए रहमदिली नहीं है पेपर वाले के दिल में। पेपर वाला ये चाहता है आपसे कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझें, और आपके पास पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है, आप अपने नोट्स बना रहे हो, आप उसे देखो ना, पढ़ो ना। जब आप पढ़ोगे तो डाउट नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है आपकी मेहनत पर। बात समझ रहे? और जो मेहनत नहीं करना चाहते उनके इसी तरीके के फर्जी कमेंट होते रहते हैं, किसी भी बात को लेकर वो खड़े हो जाते हैं 4 दिन बाद आकर, सर परसों की क्लास का ये दोबारा से बता दो। तो इससे बड़ी परेशानी होती है ना बच्चों? और आप सभी का समय इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं फर्जी बातों पर दिमाग इधर उधर लगाऊं, वो बेकार होता है। ठीक है ना जी? चलो भाई, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि सर कहते हैं तो उनकी वजह है कहने की। आप ध्यान से सुनो तो सही, समझो तो सही। कल की क्लास आपने ध्यान से देखी नहीं, आज आप आके खड़े हो जाओ सर ये डाउट हो गया मेरे सामने। भाई ये डाउट कैसे हो सकता है? जब कल की क्लास में चीज बताई है आपको, फिर काहे का डाउट रह गया? समझ रहे जी? चलो आओ थोड़ा आगे सफर को तय करना शुरू करते हैं। ठीक है जी? मैं कुछ सवाल आपके सामने लेकर चल लेता हूं। सीखो, सुनो, समझो। सिलेक्शन मुश्किल हमारे लिए नहीं है, सिलेक्शन हमने मुश्किल बना दिया है। ठीक है ना जी? सिलेक्शन हमने मुश्किल बना दिया है क्योंकि हम नहीं समझना चाहते हैं। कोई बात नहीं अमन बेटा, पढ़ो ध्यान से। अच्छा एक चीज याद रखना अमन, जब क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं ना तो दिमाग से पेपर को एक तरफ रख दिया करो। ठीक है ना जी? आप पेपर को एक तरफ रख दिया करो। जब आपके दिमाग में पेपर घुसा रहेगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊं तो पेपर को एक तरफ रखो। मैं बेटा एक एक लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगा आपको। ठीक है ना जी? फाइन। जिस दिन आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथ, जिस दिन नाउन कंप्लीट हो जाएगा, नाउन के कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ मिलकर क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो जो भी आपका डाउट होगा ना बेटा, अगर आपका मान लीजिए कोई भी आपका डाउट अगर होगा तो आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको खुद नजर आता जाएगा। अच्छा ये चीज मैं पूछना चाहता था, ये चीज हमारे सामने क्लियर होती जा रही है। ठीक है ना बेटा? चलिए चलो बच्चों फटाफट से इन सारी की सारी बातों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या है इनके पीछे की कहानी एक एक करके ध्यान से समझने का काम करें। देखो बच्चों मैं आपके सामने ना एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं। मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने कहा कादिर इज ऑनेस्ट, फिर मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा कादिर इज सिंसियर। क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं? चलो चलो बताना जरा बच्चों फटाफट से मुझे, क्या आप इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं?
आज आप सीरियस हो, नो स्माइल ऑन योर फेस। अरे ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं, मैं सीरियस नहीं होता, मैं बस समझाने के लिए सीरियस दिखाई देता हूँ। आई लव यू। अब ठीक है, चलो मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों। इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को जरा फटाफट से लेडीज एंड लेडाज, जरा इस लिखे हुए दोनों के दोनों सेंटेंसेस को फटाफट से मुझे जोड़कर बता दीजिए। शाबाश। अब आप इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो कादिर इज ऑनेस्ट, उसके बाद लिखा है आपने एक छोटा सा एंड और एक जैसे शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि एंड एक खूबसूरत सा शब्द है जो एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बनाता है, जोड़ने का काम करता है। समझ आ गई बेटा? ये एक बहुत खूबसूरत सा बैलेंस बनाता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों, अब ये अगर आपस में जोड़ने का काम करता है तो जोड़ते वक्त एक चीज हमारे सामने क्लियर करता है, ठीक है? ये एक चीज हमारे सामने क्लियर करता है किस नाम से? जिसे हम कह सकते हैं कॉमन पोजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम कहते हैं कॉमन पोजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पहली बात हमारे सामने आ गई, कौन सी? कॉमन पोजेशन। ठीक है भाई। और दूसरी चीज अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज हमारे सामने आ गई बच्चों, जिसे हम कहते हैं स्प्लिट पोजेशन। ठीक है, 2 तरह के पोजेशंस हमारे सामने आते हैं बच्चों। एक हमने कहा कॉमन पोजेशन और एक हमने क्या कहा? स्प्लिट पोजेशन। अब इन दोनों के दोनों पोजेशन की अगर हम बात करते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं, ये बात तो देखते ही हमें समझ में आ गई है कि हमारे सामने लिखी हुई बातचीत के अंदर एंड हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप अगर इन सभी के सभी फ्रेजेस को देखोगे तो सभी के बीच में आपको एंड लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं बच्चों? यहां तक तो कोई दिक्कत, परेशानी, घबराहट, चिंता नहीं है जी? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर थोड़ा और ध्यान से इस चीज को हम समझें बच्चों, तो हमारे सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इधर नाउन 1 है, इधर नाउन 2 है, हाँ या ना? अब अगर इनका एक कॉमन पोजेशन बताया जा रहा है, अगर इनका कॉमन पोजेशन बताया जा रहा है तो कॉमन पोजेशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफे एस हम दूसरे नाउन के आखिर में लगाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरी और तुम्हारी गाड़ी, तो ये दोनों का कॉमन पोजेशन है, मेरी और तुम्हारी गाड़ी। अब गाड़ी एक भी हो सकती है, गाड़ी एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो कॉमन पोजेशन में हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, कॉमन पोजेशन में हम दोनों तरीके के नाउन यूज कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चाहे अनकाउंटेबल नाउन, आई मीन प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है जी? मैं अगर कहना चाहूं मेरी और तुम्हारी गाड़ी, मेरी और तुम्हारी एक गाड़ी हो सकती है। अगर मैं कहूं मेरी और तुम्हारी एक से ज्यादा गाड़ी भी तो हो सकती हैं, हाँ या ना? तो कॉमन का मतलब जब दोनों का एक ही चीज पर पोजेशन हो। अब वो एक ही चीज एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है भाई? अब समझते हैं स्प्लिट पोजेशन का अर्थ। स्प्लिट का मतलब हो गया बच्चों अलग अलग पोजेशन बताना, यानी कि हमारे सामने ये जो 2 अलग अलग नाउन्स हैं, दोनों का अलग अलग। स्प्लिट का मतलब होता है अलग होना। ठीक है? जब दोनों का अलग अलग पोजेशन आप बता रहे हो तो दोनों के लिए एपोस्ट्रोफे एस अलग अलग लगाओगे, हाँ या ना? अब अगर मैं कहता हूं मेरी एक गाड़ी, तुम्हारी एक गाड़ी, तो गाड़ी की संख्या सिंगुलर हुई या प्लूरल हुई? जब अलग अलग पोजेशन है तो अलग अलग का मतलब होगी तो एक से ज्यादा। इसीलिए आने वाले पोजेशन की अगर हम बात करें बच्चों तो यूज होने वाला कौन सा नाउन हुआ? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है? और प्लूरल काउंटेबल नाउन के अलावा दोनों का अलग अलग पोजेशन जो हम बता रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन पर भी बात कही जा सकती है। आओ थोड़ा ध्यान से देखने का काम करते हैं। ठीक है? आओ थोड़ा ध्यान से देखने का काम करते हैं बच्चों। लिखा है राम एपोस्ट्रोफे एस, शाम एपोस्ट्रोफे एस।
तो ये कौन सा पोजेशन हुआ बच्चों? कॉमन पोजेशन हुआ या स्प्लिट पोजेशन हुआ? सबसे पहली लिखी बात को देखो ध्यान से बच्चों, कॉमन पोजेशन अनकाउंटेबल। बेटा यहां सिंगुलर काउंटेबल लिख लो चाहे अनकाउंटेबल लिख लो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं तैयार। ठीक है जी मोरवाल साहब। ठीक है भाई, तो ये लिखा हुआ कॉमन पोजेशन है, स्प्लिट पोजेशन है? यहां पर ये स्प्लिट पोजेशन का काम कर रहा है। भाई राम का फ्रेंड और श्याम का फ्रेंड, तो दोनों के फ्रेंड्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना? मान लो राम का कोई एक फ्रेंड है, श्याम का कोई एक फ्रेंड है, तो दोनों को आपस में जोड़ोगे तो एक से ज्यादा, इसीलिए क्या कहना सेंसिबल हुआ? फ्रेंड्स हुआ। ठीक है, अच्छा भाई इसको देखो जरा, दूसरे नंबर को देखो फटाफट से, ये बताओ जरा कॉमन पोजेशन है या स्प्लिट पोजेशन है? नंबर 2 को बताओ बेटा, कॉमन पोजेशन है या स्प्लिट पोजेशन है? नंबर 2 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये कॉमन पोजेशन है, राम और श्याम का फ्रेंड। अब राम और श्याम का कोई एक फ्रेंड भी हो सकता है और एक से ज्यादा फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? फाइन। अब अगर बात आपके समझ में आ गई तो अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से घुमाए जाते हैं। आओ बच्चों, हमारे सामने लिखा है दीपिकाज एंड रणवीर्स वेडिंग। क्या ये कहना सही होगा? आप कहोगे सर ये तो बात गलत है। दीपिका और रणवीर दोनों की एक शादी हुई है, दोनों के दोनों एक साथ इन्होंने मिलकर शादी की है ना? जब दोनों ने इकट्ठे मिलकर शादी की है तो ये बात समझ में आई कि दीपिका के साथ एपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं है, रणवीर के साथ एपोस्ट्रोफे लगाएं क्योंकि ये दोनों का कॉमन पोजेशन हो गया। कहानी खत्म हुई भाई। आगे हमारे सामने लिखा है राहुल एंड मोहन्स लाइफ। आप एक बार ध्यान से देखो, क्या दो इंसानों की एक जिंदगी हो सकती है? क्या दो इंसानों की एक जिंदगी हो सकती है? एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक मैं हूं। विष्णु कहता है हो सकती है सर, अफसोस है मुझे आपकी सोच पर मेरे बेटा। ठीक है जी, दो इंसानों की एक जिंदगी नहीं हो सकती। आज की थोड़ी चल रही है जी आज की थोड़ी चल रही है यहाँ पर। आज की चल रही है कि दो इंसानों के जिस्म अलग हैं, जान एक है। बदतमीजी वाले खेल हैं, ये बदतमीजी है। मैंने एक फिल्म देखी अभी कुछ दिनों पहले, जब तक है जहां। मैंने एक फिल्म देखी अभी कुछ दिनों पहले, जब तक है जहां। उस फिल्म के अंदर एक गाना आया भाई, ध्यान से सुनना उस फिल्म के अंदर एक गाना आया और उस गाने के अंदर पता है क्या था? उस फिल्म के अंदर एक गाना था, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। भाई साहब ये गाना सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया कि सांस में तेरे सांस मिली तो मुझे सांस आई। अरे भाई बदतमीजों, एक बात बता, तुम्हारे यहाँ का कोई कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर नहीं होता है कि एक इंसान सांस छोड़ रहा है और दूसरे इंसान की जब सांस उसमें छोड़ी गई तो दोनों की सांस मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो फिर तीसरे को सांस कैसे आ सकती है? ये साला आस्की वाले लोग है ना, माँ कसम में इनको काट डालेगा। बदतमीजी है ये, है जी। चलो ठीक है, तो भाई साहब ऐसा कहना संभव नहीं है। राहुल की अपनी जिंदगी और मोहन की अपनी जिंदगी, लाइफ अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल ना बनाए। बात पड़ गई पल्ले भाई, है ना? अरे इतने सारे, ये कई सारे गाने तो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। मैं गाना सुनता हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक गाना मैंने सुना, एक गाना सुना, वो कौन सा गाना था, वो कौन सा गाना था मैं भूल गया। कई सारे गाने देखे, बड़े तमाशे होते हैं भाई साहब। अंकिता कह रही प्यार में ऐसा हो सकता है। बेटा प्यार में ऐसा हो सकता है पर ग्रामर में ऐसा नहीं हो सकता। ग्रामर में आपको ठीक ही करना है, ठीक है ना? प्यार में भले ही ऐसा हो जाए लेकिन ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया एंड चाइनाज कल्चर, क्या इंडिया और चाइना की एक कल्चर है? आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग कल्चर है। स्प्लिट पोजीशन होने की वजह से दोनों को अलग अलग पोजीशन। कल्चर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। इंडियाज एंड चाइनाज LAC, क्या ये कहना ठीक होगा? ये बिल्कुल गलत हुआ। क्यों गलत हुआ भाई साहब? इंडिया और चाइना की LAC एक ही है, इसलिए स्प्लिट पोजीशन की हमें जरूरत नहीं। ये कॉमन पोजीशन के आधार पर ठीक
होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ लिखा मैंने रेखा एंड प्रियाज वेडिंग। हाँ भाई, यहाँ लिखा मैंने रेखा एंड प्रियाज वेडिंग, ठीक लिखा है भाई? ओ खतरनाक शिकारियों, ओ नालायकों, क्या ये कहना ठीक है? थोड़ी देर पहले तो हम दीपिका एंड रणवीर वेडिंग कर रहे थे, तो यहाँ ये ठीक है? अभी एक बर्बाद लड़का लिख रहा था यहाँ पर, कह रहा था सर हो सकता है राहुल एंड मोहन लाइफ हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है? नहीं हो सकता, दोनों का अलग अलग शादी होगी भाई साहब। रेखा और इंडिया में भी ये वैलिड नहीं हुआ है कि दो लड़कियां आपस में शादी करें, दोनों के लिए अलग अलग पति चाहिएंगे, ठीक है ना जी? एक मैं हूँ वेडिंग अनकाउंटेबल नाउन हुआ, खत्म हुई बात। रेखा एंड प्रियाज हस्बैंड, हाँ जी, हाँ भाई ओ खतरनाक शिकारियों, हैं जी। अब अगर इसको देखते हैं रेखा एंड प्रियाज हस्बैंड, भाई साहब इस मामले में तो पति देव खुश हो जाएंगे, आन दो, हाँ है ना? यानी कि दोनों को अलग अलग पति चाहिए अरे हाँ है ना? तो दोनों को अलग अलग पति चाहिए, तो भाई साहब रेखास एंड प्रियाज हस्बैंड ना कहकर हस्बैंड्स, ठीक है बच्चों? तो ये कॉमन और स्प्लिट पोजीशन का बेहतरीन सवाल देखने को मिल जाता है, पहले से देख लीजिएगा फटाफट से। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो बच्चों, यहां तक की बात हमारे सामने आ गई। अरे यार कतई दिमाग से पैदल है। नीतीश एक बात बता, रेखा का एक पति हो गया, प्रिया का एक पति हो गया, एक पति इधर है और एक पति इधर है, ये दोनों आपस में इकट्ठे खड़े होंगे, सिंगुलर होंगे प्लूरल होंगे? यार कमाल है, बिल्कुल ही बेहोश इंसान है, कह रहा है ये हस्बैंड के साथ एस क्यों लगाया? अरे भाई साहब दो इंसानों के अलग अलग अगर पति होंगे, इकट्ठे खड़े होंगे, तो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे? अरे इतना तो भेजा चलाने का, मैं तेरे को मुक्का मार देगा आज के बाद तूने ऐसा बकवास सवाल किए तो। नालायक इंसान, इतनी सी तो कॉमन सेंस लगा ले भाई साहब, दो पति खड़े होंगे तो प्लूरल ही तो होंगे, हैं? दो तड़पते हुए प्राणी हैं तो प्लूरल तो होंगे ही, ठीक है भाई? चलो बच्चों थोड़ा सा आगे लेकर चल लेते हैं सफर को, और ये जो पॉजेसिव केस है आगे थोड़ा सा बढ़ाने का काम करते हैं। बेटा वेडिंग का प्लूरल नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये लिखा वेड आपके सामने, आईएनजी जब इसके साथ आप सफिक्स करोगे तो क्या बन गया? वेडिंग। यार पिछली क्लास क्यों नहीं देखते हो तुम? किसने पूछा? एक बार बताओ जरा, इसको मैं छिपकली का काढ़ा पिलाएगा आज। कहाँ गया बे? अंबर है इसका नाम, मैं तेरे को मुक्का मारेगा आज तेरे सपने में, आज तेरे सपने में समझ लो खतरनाक चीज आएगी। चले बच्चों थोड़ा सा आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं जी बच्चों, मजा आने वाला है। अब आगे हमें सीखने की कोशिश करनी है।
मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे मेरे प्यारे साथियों, मेरे 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 लाडले बच्चों। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मेरे सामने ये जो लिखे हुए हैं 3 अलग अलग सेंटेंसेस, मुझे ये देखना है कि इन 3 अलग अलग सेंटेंसेस में एपोस्ट्रोफे कहाँ लगाया जा सकता है। ब्रदर के साथ, इनके साथ, लॉ के साथ, मेंबर के साथ, पार्लियामेंट के साथ, कमांडर के साथ, चीफ के साथ, या फिर इस पूरे के पूरे लिखे कमांडर इन चीफ के अगर मैं अंडर रूट लगा के चलूं तो बच्चों इस लिखे हुए तो इस लिखी हुई बातचीत में अगर हम समझने का काम करते हैं तो एपोस्ट्रोफे लगाने से पहले हमें ये समझना होगा कि एपोस्ट्रोफे लगाने के साथ इन शब्दों का क्या लॉजिक काम करता है। आओ बच्चों ध्यान से इसे समझने का काम करते हैं। देखो बच्चों, ये जो भी कुछ हमारे सामने लिखा है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और हमारे सामने लिखा है ब्रदर मीन्स भाई, इन में लॉ कानून। तो इसकी ट्रांसलेशन अगर हम समझते हैं तो ये बात बनती है मेरे भाई में कानून। क्या ये कहना सही होगा? क्या ये कहना सही होगा मेरे भाई में कानून? आप कहोगे सर ये तो कोई नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है ना। अब इस तरीके की बातचीत को दोस्तों, अगर इस तरीके की बातचीत को हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके की बातचीत को हम लोग एक नाम से जानते हैं और इसे हमने कहा कंपाउंड नाउन। इसे हम कहते हैं बच्चों क्या चीज? कंपाउंड नाउन। हमारे सामने लिखी हुई बातचीत में जब एक या एक से ज्यादा शब्द इकट्ठे नजर आए, बड़े ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा शब्द इकट्ठे नजर आए और वो सब शब्द इकट्ठे मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। हिंदी में इसी चीज को हम लोग कहते हैं समास। सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना जी। जब हमारे लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर एक अर्थ बनाते हैं, तो 2 या 2 से शब्द ज्यादा मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, तब हम पोजेशन लगाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस इज प्लेस्ड एट द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफे एस को हम लगाने की कोशिश करते हैं लिखे हुए शब्द के आखिरी एलिमेंट पर। ठीक है ना जी, यानी कि जो भी हमारे सामने लिखे हुए ये शब्द हैं हम एपोस्ट्रोफे एस लगाने का काम करेंगे आखिरी अक्षर पर। ब्रदर इन लॉ ये सारा का सारा कहलाया हमारी नजरों में कंपाउंड नाउन। ठीक है ना, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर अगर आप कहते हो ब्रदर इन लॉ, इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। ब्रदर इन लॉ सबको आपस में अगर आप मिलाते हो तो सब कुछ मिलकर एक अर्थ बनाते हैं, एक रिश्ता जिसे आप कहते हैं साला। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये समझ में आता है क्या चीज? एपोस्ट्रोफे एस हम आखिरी शब्द के हिस्से पर लगाते हैं और आखिरी शब्द के हिस्से को ही हम लास्ट एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करते हैं, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एपोस्ट्रोफे हम लास्ट एलिमेंट के साथ लगाने का काम करेंगे। कमांडर इन चीफ एलिमेंट लास्ट के साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाने का काम करेंगे। बच्चों एक बार इसे देख लो, क्योंकि यहां से फिर मैं एक नया रास्ता खोलूंगा, कहानी अलग तरीके से लेके चलते हैं। ब्रदर इन लॉ तो साला होता है जी, जीजा थोड़ी होता है। ब्रदर इन लॉ साला होता है, जीजा कैसे हो सकता है? चलो फटाफट से एक बार देखो बच्चों। बेटा अमन, थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाने का काम किया था, तुम्हारी फिर समझ में नहीं आ रहा है। अब अमन का डाउट है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अमन का डाउट है, अमन ने पूछा है सर हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड कंपाउंड नाउन है या नहीं? कई बार हमें वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता चलता, तो कोई वे है कंपाउंड नाउन पहचानने का? भाई अमन का डाउट सुनो, अमन ने डाउट पूछा है, ये कहना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा वर्ड कंपाउंड नाउन है या नहीं? कई बार हमें वर्ड के मीनिंग नहीं पता चलता, तो
कोई वे है कंपाउंड नाउन पहचानने का? बच्चों कंपाउंड नाउन का मैंने आपको क्या बताया, जब हमारे सामने लिखा हुआ एक नहीं एक से ज्यादा शब्द, इसी बात को मैंने ऐसे भी कहने की कोशिश की, जब हमारे सामने दो या दो से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर एक नया अर्थ बताते हैं, मैंने क्या बोला, एक नया अर्थ बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अभी बताया मैंने भाई, हाँ या ना? अभी बताया मैंने आप लोगों को। अभी बताने के साथ साथ मैंने ये भी कहने की कोशिश की आप लोगों को, ब्रदर इन लॉ, इन तीनों के अलग अलग अर्थ में निकालता हूं, भाई में कानून, तो ये नॉनसेंस हो गया। ब्रदर इन लॉ इकट्ठे मिलाकर अगर मैं पढ़ता हूं तो ये तीनों शब्दों का अर्थ एक रिश्ता आता है जिसे आप साला कहते हैं, तो ये कंपाउंड नाउन हुआ। आखिरी एलिमेंट पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। बच्चों अभी अभी बताया मैंने ये चीज, लेकिन अमन का ध्यान सुनने में नहीं है, और इस अमन का चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, मुक्का मार दूंगा तुझे, इसे कहते हैं बच्चों प्योर बदतमीजी। ठीक है ना, कि मैं 3 बार बोलकर निकल जाऊं, जब 2 या 2 से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर एक नया अर्थ बनाए, उस शब्द को हम कंपाउंड नाउन कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमन के दिमाग में तो छिपकली का जूस घुसा हुआ है ना, इसे तो डाउट पैदा करने हैं। अरे फर्जी इंसान, भगवान तुझे, बच्चों पहले से ध्यान से देख लीजिए, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, बस एक और आए हैं, ये अमन के पिताश्री हैं, ये कह रहे हैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये एक और मूर्खानंद है, ये एक और मूर्खानंद है, मैं इनका नाम पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इनका नाम चेतन है, इनका नाम चेतन है। ये एक और मूर्खानंद है, ये कहते हैं सर ये कंपाउंड नाउन है क्या? अरे नशे, ओ सूखे नशे, ये जो लिखा है मैंने यहां पर, रेजिडेंट्स अपने आप में एक नाउन है, एपोस्ट्रोफे के बाद इस पर पोजेशन बताया है। आपके सामने ये जो वेलफेयर एसोसिएशन है, ये तो आपके सामने एक कंपाउंड हुआ, ये आपके सामने नाउन हुआ। इतनी सी बात नहीं दिमाग में घुस रही? तुम्हें लगता है बेटा तुम एक आने वाले टाइम में एक ऑफिसर रैंक का पेपर दे पाओगे? कमाल करते हो यार, कमाल कर रहे हो यार। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो भाई, चलो कोई बात नहीं, एक दिन आप ठीक हो जाओगे, हम दुआ करते हैं। हाँ ये सच बात है, बिल्कुल ये सच बात है बेटा। ये कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की नहीं, सिर्फ ये होता है कि क्लास के अंदर चलते रहने देना चाहिए, कुछ का कुछ लिखते रहो, कुछ का कुछ लिखते रहो, कुछ का कुछ टाइम पास चलते रहने देना चाहिए। इन बच्चों की कुछ की आदत होती है, इनको सुधरना नहीं है। चलो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चों, हम तो एक चीज जानते हैं, हम सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, हम सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए सिंसियर एफर्ट्स लगाते हैं। हमारी मेहनत सभी के लिए एक जैसी है। जो बच्चे हमारी क्लास को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, बड़े ध्यान से सीख सकते हैं, उनके कोई डाउट नहीं होते हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आता है और वो अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लेवल पर भी पहुंचते हैं। और जिन बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है सीखने का, जो ध्यान से ना सुनना चाहते ना ध्यान से समझना चाहते हैं,
वो सिर्फ कमेंट करके पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हैं, और इनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि हम सिर्फ अपने आप को नोटिस में लाएं। अभी जैसे अमन ने लिखा है, अभी अमन ने लिखा है कि मैं वो इंस्टाग्राम वाला अमन हूं, मुझे ब्लॉक मत करवा दीजिएगा। तो ये सिर्फ अपना दिखावा करने की कोशिशों में बेवजह के डाउट पूछते रहते हैं, जबकि मैं चीजें बताकर आगे बढ़ रहा हूं। खैर कोई नहीं, आपकी आदत सुधर जाएगी, आप बहुत अच्छे इंसान है, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो बच्चों, मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा बातचीत। देखो लिखा है कंपाउंड नाउन। हाँ, कमेंट में इसलिए देखता हूं, कभी कभी क्लास चलती हुए कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, इसीलिए मैं कभी कभी आपके कमेंट्स की तरफ ध्यान देता हूं, लेकिन यहाँ फर्जीपना रुकता ही नहीं है। चलो बच्चों, आगे देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने लिखा है कंपाउंड नाउन, ठीक है बच्चों। अब अगर हम देखें ध्यान से, कंपाउंड नाउन अभी हमने समझा जब दो या दो से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर एक नया अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड के दो क्वेश्चंस आपके सामने मिलते हैं, कंपाउंड के दो क्वेश्चंस आपके सामने मिलते हैं, ठीक है ना। और वो दो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, एक एक करके ध्यान से समझना, ठीक है। दो क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन तो हो गया भाई, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, जिसे हम कहते हैं पॉजेसिव केस बनाना, ठीक है ना। तो जब पॉजेसिव केस हमें बताना होता है तो क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड नाउन के आखिरी एलिमेंट के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं, आगे पॉजेसिव मेंशन कर दिया, खत्म बात। जैसे अगर मैं लिखने का काम करता हूं, एक छोटी सी शब्द अभी लिखा आपके सामने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है भाई, मेरे सामने लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बच्चों अगर हमें इसका पोजेशन बताना है तो हमने पोजेशन के लिए क्या किया, पोजेशन के लिए हमने इसके आखिरी एलिमेंट के साथ एपोस्ट्रोफ एस को जोड़ दिया, कहानी खत्म, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। शब्द के आखिर में एपोस्ट्रोफ एस के साथ हम लोगों के सामने क्लियर है, ठीक है। सर एक इस रोशन को जरा हटाना है यहां से प्लीज, इसको हटाओ सर, ये बड़ी बदतमीजी से लिख रहा है, कह रहा है कि कम से कम 10 बार लिख चुका हूं, सेंटेंस क्लियर लिखा करें प्लीज, इसको हटाओ पहले। हाँ हाँ, हटाओ जरा इसको। अब इसके बाद अगर कोई भी बच्चा यहाँ फर्जी नाटकबाजी करता है अपना नाम बुलवाने के चक्कर में, तो प्लीज उसे हटाते चलें, उसे मत रहने देना क्लास में। बाकी बच्चे ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है ना। इतने पढ़े लिखे तुम हो, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलो बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे सामने पोजेशन बताने का काम। अब देखो दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है इन लिखे हुए शब्दों को प्लूरल बनाना, ठीक है। तो इन शब्दों को जब हम प्लूरल बनाने का काम करते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों को जोड़ने की या सफिक्स करने की जरूरत पड़ती है, क्या चीज, एस या ई एस। हम लोगों को सफिक्स करने की जरूरत पड़ती है, जोड़ने की जरूरत पड़ती है किस चीज को, एस या ई एस को हमें जोड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। और एस या ई एस को हम जब जोड़ने का काम करते हैं, इज सफिक्स्ड टू द मेजर वर्ड, ठीक है जी। हमारे सामने लिखे हुए किसी भी कंपाउंड के अंदर, हमारे सामने किसी भी लिखे हुए कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें, तो किसी भी लिखे कंपाउंड के अंदर जो मुख्य शब्द है हम सिर्फ उसी का प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमारे सामने ये लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से क्या लेना देना, पार्लियामेंट तो एक बिल्डिंग का नाम है। इनफैक्ट हम जो पोस्ट की बात कर रहे हैं, वो पोस्ट की बात अपने आप में क्या हुआ बेटा, पोस्ट की बात हुई अपने आप में मेंबर के आधार पर। तो प्लूरल अगर बनाना है तो प्लूरल हम बनाते हैं उस शब्द का जिसके आधार पर वो कंपाउंड तैयार हुआ है। अब मैं आपके सामने एक शब्द लिखूंगा, आप जरा उसका पॉजेसिव केस और प्लूरल दोनों बनाकर दिखाइएगा। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा पासर बाई, एक शब्द मैंने आपके सामने इसी तरीके से लिखा मैंने आपके सामने 4 शब्द लिखे बच्चों, जरा इनके पॉजेसिव केस, जरा इनके पॉजेसिव केस और इनके प्लूरल बनाने की कोशिश करें फटाफट से।
आदित्य का कहना है सर एक बार पॉजेसिव केस फिर से बता दीजिए प्लीज। शाबाश बेटा, शाबाश आदित्य, वेरी नाइस। थोड़े दिन रुक जाओ बेटा, पूरा सिलेबस दोबारा ही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों, फटाफट से बताने का काम करें। बेटा वोकैबुलरी के लिए 9:30 बजे आपका बैच चलता है, वोकैब स्पेशल, ठीक है। अगर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है बैच तो थोड़ा सा वेट कर लें, 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। मैं हर दिन यही चीज बताऊंगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा बेटा। वोकैब स्पेशल आपका बैच 9:30 बजे चलता है रात को। शाबाश सोनू, वेरी गुड। चलो भाई, अब इनको अगर हम थोड़ा सा देखें, बड़े ध्यान से समझें। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड टीचर, थैंक यू डियर, थैंक यू। पासर बाई किसको बोला जाता है सर? पासर बाई बोला जाता है, आप रोड पे खड़े हो, आपके पास से जो निकल गया है उसे पासर बाई कहा जाता है। अगल बगल में जो आने जाने वाले लोगों ने पासर बाई कहा जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको आंसर्स बता देता हूँ। देखो बच्चों, हमारे सामने लिखा पासर बाई, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए पासर के साथ हमें एस जोड़ना पड़ा, और पॉजेसिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफ एस लास्ट में। पॉजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफ एस हम लास्ट एलिमेंट पर लगाते हैं, ठीक है। और प्लूरल अगर हमें बनाना है तो मेजर वर्ड यानी कि जो मुख्य शब्द है हम उसी के साथ एस लगाने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखो लिखा हमारे सामने स्कूल इंस्पेक्टर, स्कूल से लेना देना नहीं, इंस्पेक्टर वो इंसान है जिसकी वजह से ये पोस्ट बनी है। तो बच्चों इसका प्लूरल अगर बनाना है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें इंस्पेक्टर के साथ ही एस जोड़ना पड़ा, ठीक है। और अगर इसका पॉजेसिव केस हमें बनाना है वो तो पहले से ही निर्धारित है कि पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफ एस आखिर में लगाने का काम करते हैं, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ही आपका मुख्य शब्द है, इसी का प्लूरल बनाने के लिए ये हो गया, और अपोस्ट्रोफ अगर लगाना है तो ये भी, ठीक है बच्चों। ब्रदर इन लॉ, तो बच्चों प्लूरल बनाने के लिए ब्रदर के साथ एस जोड़ा आपने, और अगर पॉजेसिव बनाना है तो लॉ के साथ। समझ आ गई बातचीत? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है भाई, यहां तक सब ठीक है बेटा? चलो, तो मैं आप लोगों को आज यहीं तक डिस्कस कराऊंगा सारी चीजें, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलो पहले फटाफट से एक एक देख लो, ये एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन लेके चलते हैं। पॉजेसिव केस पिछली क्लास में हम लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग के फर्क को समझा। लिविंग और नॉन लिविंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के साथ हम लोगों ने एक्सेप्शंस तैयार किए जिसकी बेसिक बात थी हमारी पर्सोनिफिकेशन की, ठीक है बच्चों। और इसी के बाद मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर हमने समझने का काम किया साउंड के बेसिस पर।
एस साउंडिंग वर्ड्स जितने भी हैं उनके साथ हम लोगों को हिसिंग साउंड बचाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज करना पड़ता है। आगे हमने समझा कुछ पोजेसिव वर्ड्स जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पोजेशन की भी कंफ्यूजन सामने आई। आगे हमने समझा क्या चीज कि हम कभी भी सीक्वल या सीक्वेंशियल पोजेशन नहीं बताते हैं और उसी चीज को हटाने के लिए इस ऑफ का हमने यूज करना सीखा। फिर आगे हमने समझा कॉमन और स्प्लिट पोजेशन। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, पेपर में पूछा जाता है किस तरीके से कॉमन पोजेशन सामने आता है, किस तरीके से स्प्लिट पोजेशन सामने आता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं अगली बात हमारे सामने आई कि किसी भी कंपाउंड नाउन का पोजेशन बताना है तो हम किसी भी लिखे कंपाउंड नाउन के आखिरी शब्द के बाद एपोस्ट्रोफेस लगाने का काम करते हैं और इसके तुरंत बाद हम जो भी लिखते हैं वो हो गया हमारा पोजेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई परेशानी, घबराहट, चिंता तो नहीं है? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हमारे सामने अगली बात आती है किसी भी कंपाउंड का प्लूरल कैसे बने और उसका पोजेशन कैसे बने। इसको लेकर कभी कभी कुछ बातें हमारे सामने पेपर में देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बच्चों। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उस टीचर के एफर्ट सिर्फ आपको सिखाने के लिए हैं। जितना ध्यान से टीचर को सुनोगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में है। इस चीज को ये कहकर पूछना मूर्खता होगी आपकी कि ये आप ऐसे पूछें कि सर बताना पेपर में कैसे आता है। भाई पेपर में आता है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक, और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को तीज के त्योहार की अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।